Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से oocyte के साथ साथ फॉलिक्यूलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा oocyte प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी और वो सारी चीज़ें इसलिए रिपीट होंगी क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनसे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th, very important topic, and in this topic we will discuss about the menstrual cycle. Menstrual cycle is also known as ovarian cycle, sexual cycle. The reproductive cycle, it is also known as reproductive cycle. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle. Reproductive cycle को फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जब एक फीमेल अपनी प्यूबरेटल स्टेज में आती है। तो पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो दैट term is known as menarche. So the first menstruation begins at puberty and it is known as menarche. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि what is the age of menarche, that is 10 to 13 years. It is variable, ये variable है, फीमेल टू फीमेल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरिएबल है। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. साधारण सा कहने का मतलब ये है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज तक या 29 डेज तक की होती है। मैक्सिमम फीमेल्स में, एवरेज फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, बट ये 28 दिन से कम की हो सकती है, 28 दिन से ज़्यादा की भी हो सकती है। कुछ फीमेल्स में ये 24 डेज़ की होती है, कुछ फीमेल्स में ये 30+ डेज़ की हो सकती है, 35 डेज़ की हो सकती है, 40 डेज़ की हो सकती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज़ की है वो भी अच्छी नहीं होती और 20 दिन की है वो भी अच्छी नहीं होती। इनका डिस्कशन हम इस टॉपिक के लास्ट में करेंगे। And the cycle of events start from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फीमेल में एक साइकिल 1 to 28 डेज है, तो 28 दिन के बाद ये दोबारा से रिपीटेडली स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट होगी और ये रिपीटेडली चलती रहेगी जब तक उस फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक पर्टिकुलर पॉज में नहीं आ जाती। तो इस स्टेज को बोला जाता है मिनोपॉज। मिनोपॉज की जो एज है दैट इज अबव 45, यानी कि अबव 45 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओवम है, वो ओवेरी से रिलीज नहीं होगा। सो वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? ओवेरी से एक ओवम रिलीज होता है इन द मिडल ऑफ द cycle of each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycle are shown in the figure 3.9. The cycle starts with the menstrual phase when the menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flows result due to breakdown of the endometrial lining or endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ menstruation may be indicative of pregnancy. तो यहाँ पे दो कंडीशन बता दी गई हैं एनसीईआरटी ने कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार रिपीटेडली हर मंथ आ रही है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना प्रेगनेंसी को नहीं दिखाता है, नहीं दर्शाता है। अगर
प्रेगनेंसी नहीं है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जाती है और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जाके ये हार्मोनल चेंजेस भी लाती है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस टॉपिक का। तो इसमें पहले फेज के बारे में बताया गया है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। यूट्रस ने जो भी तैयारी की थी, यूट्रस की जो भी तैयारियां थी, जो भी प्रिपरेशन थी, यूट्रस प्रिपेयर कैसे करता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि वो तैयार हो रहा है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जब वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती है तो पहले साइकिल की जो तैयारियां हैं वो खत्म हो जाती है और उसी तैयारी में पहला फेज हम पढ़ते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाए गए हैं और इन्हीं फेजेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फेज 28 दिन की साइकिल में, तो सबसे पहले डे 1 से हम यहाँ देखें तो डे 29 तक या 28 तक ये साइकिल शो हो रही है। 28 डेज की साइकिल एवरेज हम बोल रहे हैं, फीमेल्स में एवरेज होती है। अब इस फेज में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल ओवेरियन साइकिल नहीं है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है, पिट्यूटरी का इन्वॉल्वमेंट है, यूट्रस का इन्वॉल्वमेंट है, ओवेरी का तो है ही। तो यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एक्सेस बहुत सारी चीज़ों के पास है। हाइपोथैलेमिक एक्सेस है, पिट्यूटरी एक्सेस है, ओवेरियन एक्सेस है, यूट्राइन एक्सेस है, बहुत सारी चीज़ों से उसका एक्सेस होता है। अकेला अगर एक फेज काम नहीं करेगा तो साइकिल नहीं चल सकती। अब कैसे एक्सेस है ये समझना है। सबसे पहले एक्सेस में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन में बैठे बैठे ये इंस्ट्रक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इट इंस्ट्रक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है GnRH। इसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, रिपीटेडली बात कर चुके हैं। GnRH रिलीज और stimulate anterior lobe of pituitary and anterior lobe of pituitary releases FSH and LH in both males and females at puberty। ये बात मेल और फीमेल के लिए अभी तक कॉमन है, बट फीमेल्स में इन हॉर्मोन्स का जो रोल है वो बहुत एक्टिवली है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फीमेल की सेक्सुअल साइकिल है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेटेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेटेड है, ओवेरी में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो हमने पढ़े, फॉलिकल्स का बनना, ये वही सारे फॉलिकल्स हैं। कैसे बने, कैसे खत्म हो गए, जो भी हमने डायग्राम में पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने क्या देखा था कि डेवलपिंग फॉलिकल्स थे बट डीनेचरिंग में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेज दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है किस तरीके से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, किस तरीके से यूट्रस की लाइनिंग थिक होती जा रही है जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ती जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल है किस किस का, FSH का, LH का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस का और डिफरेंट ऑर्गन्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इस 28 डेज के साइकिल में सबसे पहले इवेंट को, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन। तो ये चलता है 1 से 5 दिन। तो सबसे पहला फेज हम पढ़ रहे हैं ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज। अब इस फेज में क्या होता है, सिंपल सा अगर हम देखें तो इस फेज में यूट्रस के द्वारा की गई जितने भी प्रिपरेशन है, ये यूट्रस ने जितनी भी प्रिपरेशन की थी, जितना भी इसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बना बना के ग्लैंडुलर सिक्रीशन से ये थिक हुआ था, इन सब की शेडिंग हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो यूट्राइन लाइनिंग है ये ब्लड की फॉर्म में वेजाइना से डिस्कार्ड हो जाती है। दैट इज द एंडोमेट्रियम दैट इज डिस्कार्डेड फ्रॉम द वेजाइना। दैट इज द फर्स्ट फेज। कुछ फीमेल्स में 5 दिन चलते हैं, कुछ में 6 दिन, कुछ में 7 दिन। इट डिपेंड्स
ऑन द नेचर और द हॉर्मोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फीमेल। ये डिपेंड करता है कि उस फीमेल में हॉर्मोन्स कैसे काम करें। अब क्वेश्चन ये है कि हार्मोन कौन कौन से यहाँ पे होंगे और उनका लेवल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे तो 4 हार्मोन्स लेंगे, FSH, LH तो है ही, इनके साथ साथ हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की। तो जब मेंस्ट्रुअल फेज चलता है तो ये सारी लाइनिंग जो है ये खत्म हो रही है, ये सब वेजाइना से ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब जब ये सारी लाइनिंग रिलीज हो जाती है तो FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लीडिंग फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में जितने भी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, सभी हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जो पहले वाला ओवम था वो खत्म हो गया, जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो डिस्कार्ड हो गई, तो कोई हार्मोन को भी कोई मतलब नहीं है कि इनिशिएट हो और अपना काम करे, सब शांति से यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं। अब जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ती है और ये साइकिल जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे डे 5 के बाद डे 14 तक, यानी कि लगभग यहाँ तक जो फेज चलता है उस फेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। अब हम सेकेंड फेज में आ रहे हैं और उस फेज को हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज। इसको हम और भी नामों से जानते हैं। फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एस्ट्रोजेनिक फेज, इसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और इसको बोला जाएगा प्री ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेशन फेज। तो इसके 4 नाम है और चारों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले हम इनके नामों के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हार्मोन्स का लेवल भी समझेंगे, या फिर हम इनको पैरेलली पढ़ते हैं तो हार्मोन्स भी समझ में आ जाएंगे और फेजेस भी समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना है, जो ओवम था ये ओवम हम यहाँ बना लेते हैं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ये है मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल, एंड आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, इनसाइड द प्राइमरी फॉलिकल व्हाट इज प्रेजेंट? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ होती जाती है एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल की ग्रोथ के कारण यहाँ पे हार्मोनल लेवल पे भी फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH, सेम कॉन्सेप्ट। GnRH कहाँ आया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, सेम कॉन्सेप्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहले हम FSH की बात करेंगे। यहाँ पे FSH क्या करता है? फॉलिकल्स को टारगेट करता है। अब होता क्या है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बने हुए हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, बहुत ध्यान से समझनी है बात, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स कब बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं उनसे सेकेंडरी फॉलिकल्स तब बनते हैं जब FSH प्राइमरी फॉलिकल्स को टारगेट करेगा, इसलिए FSH का रिलीज होना जरूरी है। और ये कब होता है? जब ये साइकिल 5वें दिन से एक्सीड हो जाती है, यानी कि 5th डे से ये 14th डे की तरफ जब साइकिल जा रही है तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्टिमुलेशन की जरूरत किसको है? प्राइमरी फॉलिकल्स को है। इससे पहले वाली जो कंडीशन थी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उनको जरूरत नहीं थी किसी भी स्टिमुलेशन की। क्यों जरूरत नहीं थी? ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बच्चे अभी पैदा नहीं हुई, वो अपनी मेच्योरिटी में नहीं आई, तो वहाँ पे फॉलिकल्स के मेच्योर होने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए FSH को भी जरूरत नहीं थी कि उनको स्टिमुलेट करे। जब बच्ची अपनी प्यूबरेटल स्टेज में आई तो आने के बाद सबसे पहला स्टिमुलेशन प्राइमरी फॉलिकल्स को चाहिएगा। प्राइमरी फॉलिकल्स के पास ही FSH के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। क्या होता है? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल, 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल बनने के लिए क्या करते हैं? FSH की जरूरत चाहते हैं।
अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना, यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल बन गया मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल से एफएसएच की वजह से, यहाँ पे बन गया है मान लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल, ये सारा हम डायग्राम में कर चुके हैं। प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। उसका कारण मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। उसका कारण है जब प्राइमरी फॉलिकल से ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें प्राइमरी oocyte है, ये फॉलिक्यूलर सेल की लेयर है। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, अंदर प्राइमरी oocyte है सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस की वजह से जो यहाँ पे फॉलिक्यूलर लेयर है या जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है इनकी लेयर बढ़ गई, थीका सेल्स बनी। यहाँ पे आउटर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, थीका सेल भी है, ये है थीका सेल, ये भी मैंने आपको समझाई थी। ये है थीका सेल्स और ये है ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब बहुत ध्यान से सुनना है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना एफएसएच की वजह से। अब ये जो थीका सेल्स हैं, ये थीका सेल्स बनाती हैं टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन ग्रैन्युलोसा सेल्स के पास आता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाती हैं एस्ट्रोजन। ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या बनाती हैं, एस्ट्रोजन। तो यहां पे क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करता है, तो एफएसएच क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एफएसएच का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन बन रहा है, ये बना हुआ एस्ट्रोजन जो फॉलिकल के द्वारा बना हुआ एस्ट्रोजन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भागेगा, ये कहेगा कि क्या कर रहे हो तुम, अपना लेवल को कम करवाओ। तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को कम करवा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन तो बढ़ता है बट एफएसएच कम हो जाता है शुरुआत में। अब एफएसएच की कमी से जो फॉलिकल अपने आप को मैच्योरिटी तक ले जाएगा, वही सबसे ज्यादा आगे जाएगा रेस में। यानी कि अभी तक फॉलिक्यूलोजेनेसिस में एफएसएच ने मदद की, एफएसएच कहेगा मेरा काम हो गया, अब तुम अपने आप अपना काम करोगे, तुम अपने आप अपनी मैच्योरिटी पे जाओगे। तो जो फॉलिकल बिना एफएसएच के स्टिमुलेशन के मैच्योरिटी तक जाता है, वही फॉलिकल मैच्योर या टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, एफएसएच का लेवल शुरुआत में बढ़ता है, बट जैसे जैसे फॉलिकुलर लेयर बढ़ती है, एस्ट्रोजन का लेवल एफएसएच के लेवल को कम करवा देता है। एस्ट्रोजन का लेवल एफएसएच के लेवल को कम करवा देता है, किसको कह के, एंटीरियर पिट्यूटरी को कह के। दोबारा से साइकिल पे आ जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को कह के यहाँ पे दो हार्मोन्स में बदलाव आ गया, यानी कि एस्ट्रोजन इस वक्त बढ़ा हुआ है। तो एस्ट्रोजन अगर बढ़ा हुआ रहता है किसी भी फेज में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ा है, फॉलिक्यूल्स ने ही बढ़ाया है। फॉलिकल्स की लेयर बनती चली जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज। यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं, ये बात मैंने अभी नहीं बताई है। इसको प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्राइन लाइनिंग में बदलाव लेके आता है। ये यूट्राइन लाइनिंग है और इस यूट्राइन लाइनिंग में ब्लू कलर यूज कर रही हूँ ब्लड के लिए। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, एट्रियल सप्लाई बढ़ा देता है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ने से जो एंडोमेट्रियम है उसकी दीवार मोटी होने लग जाती है। उसको क्या लग रहा है कि मुझे रिसीव करना है अब एम्ब्रियो, तो खुशी खुशी वो अपने अंदर बदलाव लेके आती है, वो प्रोलिफरेट करती है, वो मल्टीप्लाई करती है। किसी भी सेल में, किसी भी लेयर में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोलिफरेशन। यानी कि यहाँ पे सेल प्रोलिफरेट हो रही हैं, यूट्राइन लाइनिंग थिक हो रही है।
यहाँ पे यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम जो है वो अपना काम कर रही है, वो ब्लड सप्लाई को बढ़ा रही है। मायोमेट्रियम भी मोटी हो जाती है, तो यहाँ पे मायोमेट्रियम में भी क्या होती है, हल्का सा एक्सटेंशन हो जाता है। तो एंडो और मायो दोनों बढ़ गई। एंडो कौन सी लेयर होती है, अंदर की, मायो होती है बीच की। ये हमने यूट्रस के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, एक बार मैं दोबारा से बना देती हूँ। दिस इज मायोमेट्रियम, जो मसल से बनी हुई लेयर है, इसमें भी मोटाई आ जाती है, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं इसको, हाइपरट्रॉफी हो जाती है मायोमेट्रियम में। और जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है और इसमें हाइपरप्लेसिया होता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब है ये अपने आप को प्रोलिफरेट करती है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। पहले तो सिंगल लेयर होती है और मल्टीप्लाई करते करते डबल लेयर हो जाती है, प्रोलिफरेट कर जाती है। तो प्रोलिफरेशन को हम यहाँ बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, यहाँ पे हो गया। तो दोनों में बदलाव आ गया, एक में हाइपरट्रॉफी आ गई, एक में हाइपरप्लेसिया आ गया। दोनों की वजह से यूट्रस मोटा हो गया। तो इनर वॉल हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल है वो कम हो गई थी, धीरे धीरे ये यूट्रस की जो वॉल है ये बढ़ना शुरू हो रही है। यूट्रस में बदलाव नीचे दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में ये जो अंदर दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। इतनी नहीं बढ़ी जितनी आगे बढ़ेगी, बट इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो शुरुआत हो चुकी है यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज में एंटर कर चुके हैं, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज और ओव्यूलेशन से पहले का फेज है, इसलिए इसको बोला जाता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फेजेस की बात की, इसके बाद के जो दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।